A very good morning to all of you and welcome you again in another session of biology class. और आज की क्लास में हम अमीबियासिस डिसीज के बारे में बात करेंगे. ठीक है, एक सेकंड. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के डिसीज को. तो एम्बिएसिस जो होता है इसे दूसरा पेचिस के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, या इसे प्रवाहिका भी कहा जाता है और या पाचन तंत्र का रोग होता है. याद रखिएगा, ये पाचन तंत्र का रोग होता है जिसे डिसेंट्री भी कहा जाता है. और ये जिसमें गंभीर अतिसार है ना, अतिसार जिसे डायरिया कहा जाता है, डायरिया की शिकायत भी इसमें होती है. और ये मल जो होता है, मल में ये ब्लड और श्लेष्मा म्यूकस भी आता है इसमें. ठीक है, इसे ही अमीबियासिस या डिसेंट्री कहा जाता है. ठीक है, हाँ आइए. ठीक है, तो बात कर रहे हैं एम्बिटिक डिसेंट्री कहा जाता है. ठीक है, और यह जो रोग होता है वो एंट अमीबा जिसे हिस्टोलिटिका नामक ये जो अमीबा जो होता है, ठीक है, ये जीवाणु नहीं है, वो अमीबा है. ठीक है, अमीबा. और ये इंपॉर्टेंट है जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये वहां पर पहुंचता है. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन पे, और लार्ज इंटेस्टाइन पे पहुंच के ये वहां पर घाव बना देता है. ठीक है, घाव बना देता है वहां पर. और इस घाव से, ठीक है, जो घाव क्या है, इस घाव से ब्लड निकलता है. ठीक है, और ब्लड जो निकलता है वो आंत के साथ, ठीक है, जो मल मार्ग जो होते हैं उस मल मार्ग से मरोड़ के साथ ये निकलता है. ठीक है, और इस जो ये जीवाणु हो गया डिस्प्ले है ना, तो ये अमीबा से यह रोग होता है. ठीक है, अमीबा से यह रोग होता है, इसीलिए इसे एम्बिटिक डिसेंट्री कहा जाता है. ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्बिटिक डिसेंट्री कहा जाता है. ठीक है, इसके रोग कारक के बारे में बात करते हैं, है ना, रोग कारक के बारे में. तो ये पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले ही ऑलरेडी हो गया. अमीबायासिस को एंट अमीबायासिस भी कहा जाता है. और ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है. ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, इसी से ये होता है. और जो कि अपना जीवन एक पैरासाइट के रूप में मतलब पैरासाइट के रूप में पूरा जीवन बिताता है, पैरासाइट परजीवी के रूप में बिताता है. और ये जो होता है वो इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ पैरासाइट के कारण ही ये क्या होता है, एमीबायासिस रोग होता है. ठीक है, और ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और अमीबा की एक प्रजाति है. ठीक है, याद रखना, ये अमीबा की एक प्रजाति है यह. और जो कि इनकी जो फाइलम होता है वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है. ठीक है, अमीबा की प्रजाति है लेकिन इनका जो फाइलम होता है वो प्रोटोजोआ है. ठीक है, और चूंकि यह अमीबा की एक प्रजाति है इसलिए इसके द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे अमीबायासिस कहा जाता है. ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कि ऐसा होता क्या है उनमें जो ऐसा कॉज करता है.
ठीक है। तो इसमें ये जो हिस्टोलाइटिका जो अमीबा जो होता है, एक्चुअली ये इनमें एक एंजाइम्स पाया जाता है, मतलब ये एंजाइम का इस्तेमाल करता है, ठीक है, इसी कारण ये होता है, ठीक है। तो ये कारण ठीक से कि जो परजीवी अमीबा जो होता है, अमीबाबियासिस प्रमुख रूप से ये और ये जल जनित रोग है, याद रखिएगा, जल जनित रोग है, जो कंटामिनेटेड वाटर जो होते हैं उनके माध्यम से, है ना। तो ये संक्रमित पानी पीने एवं जो कंटामिनेट और जो कीटाणु वगैरह जो फूड होते हैं, फूड मटेरियल्स जो होते हैं, उनके सेवन करने से ये होता है, ठीक है। और यह उन जगहों पर ज्यादा होती है जहां ठीक साफ सफाई ना हो या भरपूर भोजन पानी ना मिलता हो, ठीक है, जहाँ पे कंटामिनेटेड एरिया होते हैं, साफ सफाई नहीं होते हैं, वहां पर ये सबसे ज्यादा ये रोग वहीं पे फैलता है। अगला पॉइंट कि भोजन निर्माण एवं संग्रहण से संबंधित समस्त तत्व शुद्धता तथा कीट से बचाव पर केंद्रित होते हैं, और विशेष रूप से ये होटल वगैरह होता है, ठेले वगैरह हो गया, वहां पर क्या होती है, अशुद्धियां ज्यादा होती है और अशुद्ध पानी में ये ज्यादा पाए जाते हैं, और जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वेटर होते हैं, उनके द्वारा, क्योंकि वेटर नाखून बड़े बड़े नाखून रहते हैं, उनके सिर और शरीर के जो अन्य भाग होते हैं वो ओपन रहते हैं, है ना, उन पर ये ध्यान नहीं देते हैं, इसी कारण ये क्या होता है, अमीबियासिस जो होता है ना, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। कैसे होता है संक्रमण, कैसे होता है, ठीक है। तो संक्रमण कैसे होता है, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये आसानी से फैलने वाले संक्रमण होते हैं, जो प्रोटोजोन, जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन को अपना क्या कर देते हैं, ये घर बना देता है वहां पर, और उसको क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, और संक्रमित करके वो उसको बीमार बना देता है, ठीक है। और यहाँ एक कोशिकीय जीवाणु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें अमीबा होता है ना। और ये लार्ज इंटेस्टाइन के अतिरिक्त याद रखें कि शरीर के और कई अंग होते हैं जो इनसे प्रभावित होते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अतिरिक्त जो लिवर होता है, फेफड़ा होता है, हृदय, ब्रेन और किडनी और अंडकोश, अंडाशय, त्वचा, ये सभी में ये जो एंट अमीबा जो होता है वो वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये जो इस प्रोटोजोआ का नाम जो है वो हिस्टोलाइटिका है, लाइटिका, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिए कि हिस्टो, ये जो आपको हिस्टो जो दिख रहा है, ठीक है, क्या नाम है इसका, हिस्टो और लाइटिका, ठीक है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है, याद रखिएगा, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू होता है, जबकि इस लाइटिका का मतलब होता है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना या तोड़ना या उसको अपघटन करना, ठीक है। तो इसीलिए हिस्टोलाइटिका का मतलब ये है कि एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो टिश्यू को क्या कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं। और यहाँ पर टिश्यू का मतलब ये है कि टिश्यू से ही ऑर्गन का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑर्गन्स जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये जो ऑर्गन्स जो है, इन ऑर्गन्स को ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, ब्रेन हो, किडनी हो, अंडकोश, अंडाशय, त्वचा, फेफड़े, ये इन सभी लिवर्स वगैरह जो होते हैं सभी को आघात पहुंचाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हिस्टोलाइटिका, जो टिश्यू को अपघट्य कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इस डायग्राम के द्वारा थोड़ा और अच्छे से आप समझ सकते हैं
कि यदि हम इसका लाइफ साइकिल देखें, ठीक है, हिस्टोलिटी एंड अमीबा हिस्टोलिटी क्या था, यदि इसका लाइफ साइकिल देखा जाए कि ये मनुष्य में एक्चुअली होता कैसा है, ठीक है, तो नॉर्मल ये मतलब यहाँ से देखा जाए कि कोई भी कंटामिनेटेड वाटर और जो फूड होते हैं, जो दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से, ठीक है, पानी दूषित भोजन और दूषित पानी पीते हैं, वो मांस के द्वारा अंदर में प्रवेश करेगा बॉडी के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो एंट अमीबा हिस्टोलिटी का जो होता है वो इस तरह से मैच्योर सिस्ट के रूप में होता है। सिस्ट मतलब होता है फोड़े बोल सकते हैं, फफोले के रूप में ये होता है। और ये फिर उसके बाद ये यहाँ पर शरीर में कहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वहाँ पर। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रोपोजोइक होता है वो, और यहाँ पर इनका जो ट्रोपोजोइक जो होता है वो चार न्यूक्लियस के रूप में वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 न्यूक्लियस के रूप में ये डिवाइड होता है, कोशिका विभाजन होता है, और उन्हीं के फलस्वरूप ही यहाँ पर क्या होता है, ट्रोपोजोइट्स जो होता है वो प्रत्येक जो सिस्ट जो होता है उस सिस्ट में वो ट्रोपोजोइट के रूप में वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो ट्रोपोजोइट्स जो होता है वो माइग्रेट होता है, ठीक है। ट्रोपोजोइट्स जो होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे माइग्रेट हो जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये माइग्रेट हो जाता है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब यहाँ पर माइग्रेट होता है तब फिर यहाँ पर क्या करेगा, ये जो ट्रोपोजोइट्स जो होता है यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई की प्रक्रिया जो होता है वो बाइंडिंग फ्यूजन के द्वारा होता है। और बाइंडिंग फ्यूजन में एक्चुअली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स होते हैं, और यहाँ पर वो सिर्फ 2 भागों में डिवाइड होता है, जहाँ से न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो ये इनके जो साइटोप्लाज्मा में कंस्ट्रिक्शन होता है, और इसी कंस्ट्रिक्शन की वजह से वो 2 भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ एक अलग सा फिर संरचना आपको दिख रहा है जिसे इंसिस्टेशन कहा जाता है। और ये जो मतलब यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग फ्यूजन के द्वारा मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक आपको ये पहला वाला दिखेगा और ये दूसरा वाला, ठीक है। तो पहला वाला जो आपको जो दिख रहा है वो इमेच्योर सिस्ट होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, जबकि दूसरा वाला जो ट्रोपोजोइट्स जो होते हैं वो हमला कर देता है, इन्वेड हमला करता है, और यहाँ पर हमला कर देता है। जो इंटेस्टिनल जो होता है मुकेशा, इंटेस्टिनल जो छोटी आंत या जो बड़ी आंत इंटेस्टाइन जो होती है वहां पर वो क्या कर देती है, हमला कर देती है, ठीक है। अब वहां पर जब हमला जब करते हैं तो ये यहाँ पर इन्फेक्शन फैला देता है। क्यों इन्फेक्शन क्यों फैलेगा, क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम जो होते हैं जहाँ पे रक्त प्रवाह होते हैं, उस रक्त प्रवाह में वहां पर क्या होते हैं, उस साइड पे चले जाते हैं। और जब अब आप समझ रहे हैं कि जब वो ब्लड स्ट्रीम में इन्वेसिव कर रहे हैं तो ये जो लिवर जो होता है, ब्रेन होता है, और जो फेफड़े जो होता है यहाँ पर वो क्या कर देते हैं, इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है। अब यही दूसरे वाले साइड में देखिए तो इमेच्योर सिस्ट होते हैं, फिर बाद में एक क्वाड्रीन्यूक्लियर सिस्ट बना लेते हैं दोनों पास में आके, फिर ये नॉन, लेकिन ये क्या होते हैं, होस्ट के रूप में, मतलब क्योंकि ये पेट पे रहता है, और पेट में वो जो डाइजेस्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वहां पर वो जो मल जो होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वो उन अपशिष्ट पदार्थ जो स्टूल कहा जाता है, उस स्टूल में वो क्या हो जाते हैं, वहां पर वो होस्ट के द्वारा वो एसिड हो जाते हैं, ठीक है। अब वो जब एसिड हुआ, और मान लीजिए एसिड वाले जो मटेरियल्स जो है वो किसी वाटर या फूड के संपर्क में आया तो मतलब वो कंटामिनेटेड हो गया, और वो उनके शरीर में प्रवेश, मतलब उनमें ही चला गया मटेरियल्स में। अब उसी कंटामिनेटेड वाटर और फूड को फिर से वो कोई भी मनुष्य यदि दूषित पानी का भोजन पीता है तो फिर ये इसको फिर से वही प्रक्रिया से फिर से गुजरना पड़ता है। तो इस तरह से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं, इसलिए इसको कम्युनिकेबल डिसीजेस या संक्रामक रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में, बात करते हैं कौन कौन से लक्षण
संभावना होती है ना। तो सबसे पहले इनमें क्या होता है, जो पतले दस्त होता है, ठीक है, नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स, उल्टी होते हैं, जो जी मचलाना होते हैं, अच्छा फील्स नहीं होता है, पेट जो होता है वो फूल जाते हैं, है ना। और जो यहाँ पर जो स्टूल जाने की जो आदत जो होती है वो उनमें चेंजेस आ जाती है, ठीक है। और जो भोजन के पश्चात जो दस्त जो होता है वो पेट में रुक रुक कर क्या होता है, दर्द देने लगता है। और यहाँ पर क्या या बारी बारी से यहाँ पर क्या होती है, दस्त होने की संभावना होती है, ठीक है। अब यहाँ पर थकान महसूस होता है, वजन एकदम कम हो जाता है, ठीक है, और भूख नहीं लगता है, और यहाँ पर अपच वायु होने की भी यहाँ पर एक संभावना होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो फेफड़े जो होते हैं, अभी मैंने बताया लाइफ साइकिल्स वाले में हमने देखा, तो यहाँ पर जो फेफड़े जो लीवर जो होते हैं, फेफड़े होते हैं, और जो ब्रेन जो होता है वहां पर ये क्या कर देते हैं, इन्फ्लामेशन कर देते हैं, सूजन कर देते हैं, और सूजन उत्पन्न करके वहां पर क्या कर देते हैं, फोड़े उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। ये सिम्टम्स है। अगला सिम्टम्स ये है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, बड़ी आंत की जो दीवार जो होती है, उन दीवार की जो कोशिकाओं को क्या कर देते हैं, खा देते हैं उसको, ठीक है, लाइसिस कर देते हैं, ईटिंग कर देते हैं, लाइसिस। और वहां पर फिर जो इंटेस्टाइन जो होते हैं वहां पर फोड़े पैदा कर देते हैं, और यही जो फोड़े जो होता है जिसे सिस्ट कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिस्ट कहा जाता है। ये सिस्ट क्या होते हैं, फूटने के बाद ये ग्लूकोज तथा रुधिर को त्यागते हैं, और जो मल के साथ पेचिश के रूप में क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जितने भी, ठीक है ना, समझ लेना उसमें, तो जो फोड़े जो होता है वो फट जाएगा, और वहां पर जो ग्लूकोज और जो रुधिर जो होते हैं, जो छोड़े हुए रहते हैं, वो मल के रूप में वहां पे क्या होते हैं, पेचिश के रूप में ये शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये क्या है, इनका इतना ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि यदि इस तरह से समस्या जब आती है तो जांच कैसे करना चाहिए, ठीक है, जांच कैसे करना चाहिए वो देखते हैं। एक सेकंड, ठीक है। तो इसके बाद कहते हैं कि चेकअप जांच कैसे होता है, ठीक है। तो अमीबायासिस को पता लगाने के लिए जो रोगी के जो स्टूल जो होते हैं, उनके स्टूल का सैंपल लिया जाता है, ठीक है, और सैंपल ले लेंगे, ठीक है, और फिर इस स्टूल के सैंपल के अलावा जो डॉक्टर जो होते हैं वो रोगी के लीवर की फंक्शन की भी क्या करते हैं, जांच करते हैं, और ये पता लगाता है कि कहीं लीवर को तो नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर और क्योंकि अंदरूनी जो अंग होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि जो हिस्टोलाइटिकल जो होते हैं, जो टिश्यू को लाइसिस करता है, ठीक है, टिश्यू को लाइसिस कर रहा है मतलब ऑर्गन्स को लाइसिस कर रहा है, तो हो सकता है कि उसके जो अंदरूनी जो अंग है वो नुकसान पहुंचा होगा या संभावना होगा, है ना। तो इसी संभावना पाए जाने पर क्या होते हैं, जो रोगी का अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन किया जाता है, ठीक है, क्या करते हैं, सीटी स्कैन किया जाता है, और जरूरत पड़ने पर नीडल की सहायता से, ठीक है, जरूरत पड़ने पर नीडल की सहायता से जो संक्रमण के कारण लीवर में होने वाले जो घाव होता है उस घाव की जांच करता है, ठीक है। और लीवर में यदि फोड़ा है या सिस्ट जब है तो ये कभी कभी क्या होता है, फटकर पेट, फेफड़ों और हृदय की जो झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, वो उनमें चला जाता है, ठीक है, और यह बहुत तकलीफ या खतरनाक भी हो सकता है, ठीक है। और डॉक्टर क्या करेगा, इंटेस्टाइन या जो कोलन जो होता है वो टिश्यू में परजीवी की उपस्थिति का भी पता लगाने के लिए कोलोनोस्कोपी भी करते हैं, ठीक है। तो ये इतना इस डिसीज से रिलेटेड जांच है जो यहाँ पर डॉक्टर्स जो होते हैं वो रोगी के सैंपल्स लेके या उनके जो अंदरूनी अंग में नुकसान ना हो उनको पता लगाने के लिए ये सब जांच अपनाता है, ठीक है।
हैं, ठीक है, कौन कौन से उपचार है इस डिसीज से रिलेटेड। तो सबसे पहले अच्छा माना जाता है कि नारियल का पानी का सेवन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नारियल का पानी का सेवन करना चाहिए। काली चाय बनाकर पीना चाहिए, ठीक है। जाम पपीते जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। बेल होता है, अखरोट होते हैं, उनका सेवन जो होता है वो लाभकारी होता है, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर जो होते हैं वो मेडिसिन का दवाई देते हैं, और यहाँ पर मेडिसिन में जैसे फ्लुमेग्लिन, इमैटिन, इरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडेजोल, ये कुछ इंपॉर्टेंट दवाई है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं भी कभी भी समय कभी भी जरूरत किसी को भी पड़ सकती है ना। तो आप इस पे याद रखिएगा कि जो फ्लुमेग्लिन जो होते हैं, इमैटिन होते हैं, इरिथ्रोमाइसिन और जो मेट्रोनिडेजोल जो होते हैं उनका यूज किया जाता है। और पेयजल जो होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसमें क्लोरीवेट है ना, क्लोरीवेट जो मेडिसिन जो होते हैं आप उसको डाल दीजिए, तो या तो फिर पानी को उबाल कर शुद्ध करके आपको पीना चाहिए, ठीक है। और जो हरी सब्जियां जो आप मार्केट से लाते हैं बनाने के लिए, आप उसको पोटेशियम जो परमैंगनेट होते हैं उस पोटेशियम परमैंगनेट से भिगा दीजिए या उनको धो दीजिए, और धोने के बाद ही उनका यूज करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो अमीबायासिस जो होता है वो लोगों की जो इंटेस्टाइन जो होती है, इंटेस्टाइन में ये कई वर्षों तक रह सकता है ना, याद रखिएगा, कई वर्षों तक, मैनी ईयर्स है ना, कई वर्षों तक ये रह सकता है। और जिन लोगों की रोग जो प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ठीक है, जिनकी यदि इम्यूनिटी पावर जो होता है, इम्यूनिटी जो होता है यदि उनमें कम है, तो जरूरी नहीं है कि उनमें ये लक्षण नजर आए, ठीक है, कोई भी जरूरी नहीं है कि ऐसा लक्षण आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो ये वाला जो डिसेंट्री अमीबायासिस जो डिसीज है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद दूसरा हमारा जो डिसीज है उसको भी आज ही देख लेते हैं, जो है टाइफाइड, ठीक है। तो बात करते हैं टाइफाइड। तो टाइफाइड के बारे में थोड़ा ये देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या है टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड क्या है टाइफाइड, ठीक है। तो टाइफाइड जो होता है वो एक जानलेवा बीमारी है, सबसे खतरनाक बीमारी में माना जाता है, और इसमें तेज बुखार आता है जो कई दिनों तक बना रहता है, ठीक है, कई दिनों तक बना रहता है, और यह बुखार कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन कभी कभी ये सामान्य नहीं होता है, ठीक है। ये बीमारी होने के एक सप्ताह के बाद इसके जो लक्षण जो होते हैं वो लक्षण नजर आने लगते हैं, ठीक है। और अगर समय रहते इसका इलाज नहीं कराया गया तो ये और भी जानलेवा हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत जानलेवा है टाइफाइड, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जो टाइफाइड का जो बुखार जो होता है, अब है कारक की बात करते हैं, रोग कारक या पैथोजेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो साल्मोनेला जो टाइफी जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट साल्मोनेला टाइफी के द्वारा ही होता है ये टाइफाइड, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी से होने वाले रोग हैं। तो साल्मोनेला टाइफी को एक प्रकार की बैक्टीरिया है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जीवाणु जनित रोग होता है ना, याद रखिएगा, जीवाणु जनित रोग का मतलब होता है बैक्टीरियल डिसीज है, ये बैक्टीरियल बोर्न डिसीज, ठीक है, बैक्टीरियल बोर्न डिसीज है ये। नेक्स्ट अगला पॉइंट, और ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ठीक है। और सबसे प्रॉब्लम्स ये है कि जो इंडस्ट्रियल जो कंट्री जो होते हैं वहां पर इनका केस बहुत ही नगण्य होता है, और वहीं यदि कुछ विकासशील देश में हमारा हिंदुस्तान, भारत भी आता है, हिंदुस्तान, ठीक है। और यदि इन देशों में देखा जाए कि टाइफाइड का जो फीवर जो होता है वो सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, ठीक है। और ये दुनिया भर में हर साल
टाइफाइड जो फीवर होते हैं इनसे लगभग 21 मिलियन मामले यहाँ पर देखा गया है, और जिनमें से ठीक है 2,20,000 लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं इन 21 मिलियन में लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं ये फैलता कैसा है। तो टाइफाइड जो फीवर जो होता है वो कंटामिनेटेड वाटर और फूड, ठीक है, याद रखिएगा, ये कंटामिनेटेड वाटर और फूड के सेवन करने से फैलता है। और इसके अलावा इस फीवर से पीड़ित व्यक्ति के जो मल होते हैं, यूरिन जो होते हैं, और ये जो ब्लड में ये क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। और टाइफाइड फीवर कंटामिनेटेड वाटर से नहाने और ऐसे कंटामिनेटेड पानी या जो फूड मटेरियल्स जो होते हैं उन फूड मटेरियल्स को यदि धोते हैं तो यहाँ से भी वो क्या हो जाते हैं, फैलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसी कैसे फैलते हैं, इसी का प्रसार का एक और पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट तो वहां पर रिपीट हो गया कि कंटामिनेटेड भोजन और पानी के जरिए ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए ट्रांसमिट होता है ये, ठीक है। और इसका जो प्रसार जो होता है वो विष्टा मुंह मार्ग के जरिए होता है। हम जब पीते हैं या खाते हैं तो यहाँ से वो होता है, और ये संगुष्टिक जो विष्टा होते हैं, कभी कभी ये पेशाब जो यूरिन जो होते हैं उनके माध्यम से, और जो जल आपूर्तियां या जो खाद्य आपूर्तियां होते हैं ये उनमें क्या हो जाती है, मतलब वाटर और फूड में ये प्रवेश कर जाती है, जो हो सकता है कि ये बाद में दूसरे मुंह के जरिए पेट में चले जाए और ये संक्रमित भी करे जाए, ऐसा ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो साल्मोनेला जो टाइफी साल्मोनेला टाइफी ये केवल मनुष्य में रहता है ना, याद रखिएगा, ये केवल मनुष्य में रहता है, और यह जो बैक्टीरिया जो होता है वो जानवरों में निवास नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ ह्यूमन में ही ये रहता है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर मैं ये चीज और बताने वाला हूँ कि यदि किसी को टाइफाइड है, ये आपको पता कैसे लगाना है कि चलिए ये टाइफाइड ही है ना। तो 5 ऐसे इम्पोर्टेंट लक्षण है, यदि ये आपके साथ ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो आप समझ जाइएगा कि ये आपको टाइफाइड होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लक्षण जो है वो है सिर और पेट में, ठीक है, सिर और जो पेट जो होते हैं यहाँ पर वो लगातार कंटिन्यू यहाँ पर दर्द बना रहता है, याद रखिएगा। तो सिर होते हैं और जो पेट होते हैं वहां पर ये कंटिन्यू यहाँ पर दर्द बना रहता है, ठीक है। और इसके बाद इसका जो दूसरा जो लक्षण जो है, दूसरा लक्षण ये है कि शरीर में, ठीक है, शरीर में कमजोरी महसूस होता है और शक्ति का अभाव महसूस होता है, ठीक है। शरीर कमजोर होता है और शक्ति मतलब अभाव होता है, महसूस होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ठंड लगने के साथ साथ तेज बुखार आना और त्वचा में रेशेस होना, ठीक है। ठंड लगने के साथ साथ तेज बुखार आता है और त्वचा में रेशेस होता है। भूख लगने लगता है, ठीक है, मतलब भूख जो होता है वो कम हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि जो भूख होता है वो हमको बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगला है उल्टी दस्त होता है, पसीना आने लगता है और खराश भी होने लगता है, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट लक्षण है। यदि आपके साथ ऐसा मतलब ये सिम्टम्स नजर आता है तो आप समझ जाइए कि आपको टाइफाइड हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इसका कुछ और इम्पोर्टेंस
इसमें सिम्टम्स की और क्या क्या हो सकता है। तो अगर बीते हुए एक सप्ताह में यदि लगातार बुखार आ रहा है, ठीक है, एक सप्ताह बीत गए हैं और मतलब जो लास्ट वीक है, अभी उस लास्ट वीक में यदि आपको कंटिन्यू फीवर आया है तो ये टाइफाइड का खतरा बहुत है। और इसके अलावा जो बदन जो होता है वो दर्द होता है, कमजोरी, सिर दर्द, पेट दर्द कम होता है, कम भूख लगना, बच्चों में दस्त की जो शिकायत जो होती है वो बड़ों में कब्ज की शिकायत जैसे मतलब उनमें है ना, और बीमारी और अधिक बढ़ जाने पर जो इंटेस्टाइन जो होते हैं वहां पर अल्सर होने की भी संभावना होती है और इनके फट जाने पर ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कितना मतलब खतरनाक डिसीज है ये। इसके बाद देखते हैं इसका बचाव क्या है, क्या क्या बचाव हो सकता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमेशा स्वच्छ पानी का उपयोग करना चाहिए। अगर घर में आरओ नहीं है, आरओ है ना, आरओ नहीं है तो पानी को कम से कम 1 मिनट उबाल और बाद में ठंडा होने के बाद ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं बाहर सफर कर रहे हैं तो बोतल बंद पानी का यूज करें और इसके अलावा फल सब्जी को धोने के लिए साफ पानी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये सावधानी ही इनका बोल सकते हैं मेन बचाव है, ठीक है। और खाना बनाने और खाना खाने से पहले हमेशा साबुन से हाथ धोना चाहिए और हाथ धोने के बाद कपड़े से हाथ को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। और अगर पानी उपलब्ध नहीं है, अगर पानी उपलब्ध नहीं है तो अपने हाथ साफ रखने के लिए हमेशा हैंड सैनिटाइजर, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हो सके तो भोजन को हमेशा गर्म करके खाए क्योंकि इससे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये पूरे बचाव है, प्रिवेंशन है, सावधानियां हैं, आपको इसका आपको डेली रूटीन में आपको ये फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा टाइफाइड फीवर से बचने के लिए 2 तरह की वैक्सीन आती है, ठीक है। वैक्सीन से मतलब वो परमानेंट ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो इसका वैक्सीन पाया जाता है, बनाया गया है। तो 2 वैक्सीन पाए जाते हैं, इनके बारे में डिटेल इस और आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो एक वैक्सीन जो होता है वो इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, याद रखिएगा। ये टाइफाइड का जो वैक्सीन जो होता है वो मेडिसिन के डोज में भी होता है और टीका के फॉर्म में भी पाया जाता है। तो ये वैक्सीन से 2 वर्ष से ऊपर के जो मतलब पर्सन जो होते हैं, इंसान जो होते हैं उनको ये दिया जाता है। और दूसरा जो वैक्सीन जो होता है वो टेबलेट के फॉर्म में होता है और ये टेबलेट जो होता है वो 4 गोलियां दी जाती है और एक गोली एक दिन छोड़कर 1, 3, 5, 7 ये इस तरह से आपको 4 गोलियां लेना है आपको, ठीक है। पहला एक दिन, फिर उसके बाद तीसरे दिन के बाद, उसके बाद 5वें दिन के बाद और उसके बाद 7वें दिन आपको ये 4 गोलियां लेना होगा, ठीक है। और यहाँ जो वैक्सीन जो होता है वो 6 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति में ही ये दिया जाता है और इन दोनों वैक्सीन का असर 2 हफ्ते के बाद होता है, याद रखिए। वो ऐसा नहीं कि आपको वैक्सीन से लगा दिया, आपने टेबलेट ले लिया तो आपको तुरंत असर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 सप्ताह कम 15 दिन को लगे रहेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसके इलाज की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो टाइफाइड में रोगी के जो ब्लड का नमूना जो होता है, एक किट होता है, उस किट में डालकर जांच किया जाता है, ठीक है। और इसका परिणाम अगर सकारात्मक आता है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव आता है तो इसका इलाज किया जाता है ना। तो इस प्रकार के जो टेस्ट जो होते हैं इसको टाइफाइड टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। और टाइफाइड बीमारी के प्रथम सप्ताह में ब्लड इस बुखार की बैक्टीरिया की मौजूदगी की जांच के लिए बहुत ही कल्चर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक टाइफाइड टेस्ट है और दूसरा जो होता है वो कल्चर टेस्ट भी किया जाता है। इसका एक टेस्ट और किया जाता है
ठीक है, एक टेस्ट और है जिसे विडाल टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, विडाल टेस्ट भी किया जाता है। ठीक है, विडाल टेस्ट है ना, विडाल यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, हिंदी में विडल हो गया, इसको विडाल भी पढ़ा जाता है कभी कभी। ठीक है, ये विडाल टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये है कि इस स्टूल कल्चर टेस्ट रोगी के जो मल होते हैं ये बुखार बैक्टीरिया की मौजूदगी की जांच करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो किया जाता है। विडाल टेस्ट में जो रोगी जो पेशेंट होते हैं उनकी ब्लड की जांच की जाती है और इसमें O और H एंटीजन, याद रखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, O और H एंटीजन में 180 से भी ज्यादा रेशो यदि आता है तो आप समझ जाइए कि ये बुखार का निदान किया जा सकता है। ठीक है, 180 से ज्यादा, है ना। और जो पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं, पेशेंट जो होते हैं, वो उनके पेट में अधिक दर्द और उल्टी होने पर जो इंटेस्टाइन में अल्सर जब भी निदान करने हेतु वहां पर सोनोग्राफी या एक्सरे की भी जांच किया जाता है। ठीक है, सोनोग्राफी या एक्सरे की जांच किया जाता है। और अगर इंटेस्टाइन में अल्सर निकलता है तो ऑपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, यदि वहां पर अल्सर निकलता है तो वहां पर ऑपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर है टीके के बारे में जो मैंने पहले बताया उसी को थोड़ा सा रिपीट, कुछ पॉइंट और है कि जो WHO जो होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो टाइफाइड के 2 टीका को अनुशंसा किया है, जो मैंने पहले ही बता दिया। और इसका उस समय मैंने नाम नहीं बता पाया था, यहाँ पर इनका जो नाम ये देख लीजिए, T21A, ये जीवित दुर्बलीकृत टीका होता है जिसे मौखिक कैप्सूल के रूप में, ना कैप्सूल मतलब टेबलेट के रूप में ये दिया जाता है। और टीकाकरण के पहले 2 वर्ष के अंदर में रोग की रोकथाम में टीका मध्यम रूप से प्रभावी होता है। ठीक है, और शुरुआती टीकाकरण के 3 वर्ष के बाद और टीका कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, ये याद रखिएगा। और इस टीके के लिए न्यूनतम आयु जो होता है वो 5 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ठीक है, जो टेबलेट वाले जो होते हैं वो 5 वर्ष से अधिक, मतलब 6 के ऊपर मान सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है वी कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका जो मैंने वैक्सीन बताया था, वैक्सीन जो बताया था इंजेक्शन के फॉर्म में, उनका नाम होता है वी कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड। ठीक है, और एक इंजेक्टेड सब यूनिट टीका होता है और इस टीके की अनुशंसा 2 वर्ष या इससे अधिक की भी आयु के बच्चों के लिए ये उपयोगी होता है। ठीक है, तो आप इतना बचाव कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 टेबलेट्स और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, एक टेबलेट को कहा जाता है एजिथ्रोमाइसिन कहा जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टेबलेट है एजिथ्रोमाइसिन, सबसे एंटीबायोटिक है। आप यहाँ पर एंटीबायोटिक का भी यूज किया जाता है टाइफाइड के केस में। एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन, 2 ऐसे एंटीबायोटिक है जो बहुत ही मतलब बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आज की क्लास का 2 डिसीज हो गया। अगला आपके नेक्स्ट क्लास में निमोनिया वगैरह देखेंगे। ठीक है।